बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको गाइड करूंगा ई कैट के हवाले से और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको ई कैट के हवाले से, वो आप लाजमी सुनिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मैथ के हैं वो आपको बताऊंगा कि वो आपने लाजमी करने हैं। और फिज़िक्स के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, 400 नंबर होते हैं। अब इसमें 30 मैथ के, 30 केमिस्ट्री के, 30 फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, 10 इंग्लिश के होते हैं। अब जो है मैथ, अगर आप एक एमसीक्यूज़ गलत करते हैं आप, तो आपका 5 नंबर कटेंगे। अगर आप छोड़ते हैं तो 4 नंबर कटेंगे। अगर आपको सही होता है तब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ई कैट में। ठीक है। अब ई कैट के लिए जो अब मैं आता हूँ सबसे पहले फ़िज़िक्स पर। फिज़िक्स में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इधर से, अब मैंने आपको पहले काफ़ी सारी वीडियो में बताया, नस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उधर से ज़्यादा आता है और किसी से नहीं आता। और इसी तरह प्यास के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, इसी तरह उसके होते हैं, जेईई के होते हैं। लेकिन ई कैट एक अलग ही चीज़ है। इसमें कोई 2-3 चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर के और 1-2 चैप्टर हैं सेकेंड ईयर के, उनको छोड़ के बाकी सबसे आता है पेपर, 1 या 2। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि इसमें फ़िज़िक्स में अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा आते हैं फर्स्ट ईयर से, वो आते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां और नौवां, 10वां, 11वां। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, छठा और 8वां इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिज़िक्स का मैं बता रहा हूँ, मैथ के ऐसे हैं सिर्फ उधर से ही आएगा और कोई और इंपॉर्टेंट इतना चैप्टर नहीं है जहाँ ज़्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन फिज़िक्स का इस तरह है कि कुछ तकरीबन सबसे ही आता है सिवाय 2-3 चैप्टर। इसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर की फिज़िक्स पे आ जाएँ तो इसमें है 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 18वां, 20वां और 21वां, या आता है फिर 18वां, 19वां, 20वां, इसी तरह आता है 18वां, 20वां, 21वां या 18वां, 19वां, 20वां। अब मैं आपको ये बताने लगा था कि जो फिज़िक्स है इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल हैं उनको आपने कॉन्सेप्ट के साथ करना है। क्योंकि जो इसमें एम सी क्यूज़ आएंगे वो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं ज़्यादा, वो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, तो आपको एक्सरसाइजेस के न्यूमेरिकल आने चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, एक्सरसाइजेस के भी न्यूमेरिकल आते हैं कभी कभी 5-5, 6-6 कुल मिला के, यानी कि 30 में से 5 या 6, 5 या 6 कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी 7-7, 8-8 भी आ जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आपने कॉन्सेप्ट के साथ हर हर एक न्यूमेरिकल, हर हर एक न्यूमेरिकल करना है, हर एक, हर चैप्टर का हर न्यूमेरिकल। ठीक है। और ये आपको उसके लिए भी फ़ायदा देगा, दूसरे टेस्ट के लिए भी, लेकिन ई कैट के लिए तो देगा ही देगा। क्योंकि एक्सरसाइज में ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि वैल्यूज़ चेंज होंगी और वो थोड़ा उसको चेंज भी कर सकता है, ज़्यादा नहीं चेंज करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। तो आपने वो न्यूमेरिकल लाजमी करना है। अब आ रहा हूँ मैं मैथ पर। मैथ में जो इंपॉर्टेंट है, मैथ में आपको बताऊँ, ये चैप्टर के अलावा इतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथ में इंपॉर्टेंट है तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, छठा, सातवां, 8वें से भी लाजमी आता है, 1-2, कभी 1 या 2, 8वें से लाजमी आता है। ये बात मैं बोली 8वें से नहीं आता, लेकिन वो बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है। 10 और ट्रिग्नोमेट्री में 12वां चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 12वां। ठीक है, सबसे ज़्यादा। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, उसने आपको कोई फार्मूला दिया होगा, ये आपको तब आइडिया होगा। एक और चीज़, वो आपने क्लॉक वाले वर्ल्ड प्रॉब्लम पढ़े हैं, क्लॉक में ये हाफ टाइम हुआ है तो इतने, ये 12 बजे हैं, 11 बजे, 12 बज के 4 मिनट हो रहे हैं, या 5 पौने 5 हो रहे हैं, तो एंगल क्या बनेगा इस तरह, एंगल वाला। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसमें वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है ये वाली देखनी है आपने। ठीक है, वो जो 9-10th में चैप्टर में ही है ये पोर्शन। ठीक है, जो क्लॉक वाला होता है, यानी कि अभी 10:35 हो रहे हैं, तो एंगल क्या बन रहा है, इंटीरियर एंगल क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है। ठीक है, या फिर कोई फार्मूला दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसका कहेंगे कि sin 2 θ = 2, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगी। ठीक है, तो आपको ये फार्मूलाज बनाने आने चाहिए। और 12वां चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 12वें चैप्टर की हर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए सेकेंड ईयर की मैथ जो है, उसमें डोमेन और रेंज। ठीक है। और अब सेकंड चैप्टर पे आ जाएं। सेकंड चैप्टर पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का आपको पता है क्या होता है, कि काफ़ी सारे मतलब जिसमें एक्स और वाई आपस में मिक्सड अप होते हैं। ठीक है, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। तो आपको उसका डेरिवेटिव निकालने का शॉर्टकट ट्रिक आना चाहिए। अब आप इतने बड़े डेरिवेटिव, एक बहुत बड़ी क्वेश्चन दे दी जाए आपको
जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स वाई टर्म इन्वॉल्व हो और वो काफ़ी लंबा हो, फिर अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे उसको पता नहीं आपको 10-15 मिनट तो उसको सॉल्व करने पे लग जाएंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना। शॉर्टकट ट्रिक है, मैंने भी अपने चैनल पे दी हुई है, और आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसमें क्या होता है, पहले एक्स को कांस्टेंट, ऊपर क्या करना है, पहले वाई को कांस्टेंट रखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर नीचे क्या करते हैं, एक्स को उसी इक्वेशन को पहले आपने लाइन लगानी है और शुरू में माइनस लगा देना है, फिर ब्रैकेट डाल देनी है ऊपर वाली साइड पे। पहले उस इक्वेशन को y कांस्टेंट रख के x के रिस्पेक्ट, यानी कि y है उसको आप समझ लें कि कांस्टेंट नंबर है, जिस तरह 2 है ये भी एक कांस्टेंट है, a है वो भी एक कांस्टेंट है, तो आपने y को भी एक कांस्टेंट कह देना है, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो आपने उसको कांस्टेंट कहना है, ठीक है। यानी अगर आ जाता है वाई एक्स स्क्वायर, तो आपने y का डेरिवेटिव नहीं लेना, मैंने आपको क्या कहा, y कांस्टेंट है, आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेशन कर रहे हैं, आपने ऊपर इस तरह करना है, फिर लाइन के नीचे आ जाए, लाइन के नीचे उसी इक्वेशन को उठा लेना है, उसी पूरी इक्वेशन जो क्वेश्चन में है, उसी इक्वेशन को उठा के अब आपने क्या करना है, अब आपने x को कांस्टेंट रखना है और y के रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है। यानी कि अगर है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मैंने अब क्या, एक्स 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 क्या होगा, कांस्टेंट होगा नीचे, तो आपने एक्स को कांस्टेंट रख लेना है, और वाई का आप डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू 1 होता है, तो आपने एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का आपने वो डेरिवेटिव नहीं। तो ये था एक्सप्लिसिट का। अब आते हैं उसके बाद मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, और क्रिटिकल पॉइंट, उसके अलावा मैक्लॉरन सीरीज, साइन कॉस टेन, ठीक है, जो सीरीज़ जितनी भी हैं, जितनी भी टाइप हैं सीरीज़ की, वो आपने सारी करनी है, ठीक है। और उसके अलावा आते हैं थर्ड चैप्टर में 2 फार्मूलाज जो आपको कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि वही फार्मूला वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको वो कंफ्यूज करेगा। अब वो क्वेश्चन क्या होगा, वो और लास्ट जो एक्सरसाइज है तीसरे चैप्टर की, लास्ट 2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक वो भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं यार, ये क्या होता है, ऊपर नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, या नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका इन्वर्स पड़ा हुआ है, ये आपने फार्मूला पढ़ा है ना। इस अगर फंक्शन है तो उसका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो या एल एन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ये आपने 2 फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आखिरी एक्सरसाइज जो तीसरे की है। अब चौथा और छठा चैप्टर, चौथा चैप्टर सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी, कोई थ्योरी, एक चीज़ 4.1 से शुरू होकर 4 जो आखिरी एक्सरसाइज है, तो 4.5 उसके आखिर तक आपको एक चीज़ का कंसेप्ट आना चाहिए। आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बेशक न करें, लेकिन जो थ्योरी है वो आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी, थ्योरी आपने लाजमी करनी है, ठीक है। छठा चैप्टर आ जाए, छठा चैप्टर 6.5 तक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चौथे चैप्टर में एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं। चौथे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपको यही चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। 2 लाइन, पैरेलल लाइन के दरमियान में डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन के दरमियान में, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, ठीक है। और 2 लाइनों के दरमियान एंगल किस तरह फाइंड करते हैं, ये, ठीक है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। और छठा चैप्टर 6.5 तक इंपॉर्टेंट है। या छठा चैप्टर आप क्यों छोड़ते हो, या क्यों छोड़ते हो, छठा चैप्टर इजी अगर आप करो, ठीक है। आप उसको देख के पैराबोला एलिप्स से डर जाते हो, आप पहले करते नहीं हो। सबसे पहले सर्कल करो, फिर पैराबोला करो, जिस तरह तरतीब दी है बुक में आप उसी तरह करो, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने फोकस निकालना है, अपने इंसेंट्रिसिटी निकालनी है। ये छोटे मोटे पूछेंगे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं पूछता छठे चैप्टर में से, उनको भी पता होता है बच्चों ने छोड़ा है, इसलिए वो आसान चीज़ें पूछते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ने नहीं की होती वो छोड़ देते हैं। और अब आ जाए हैं 7वें चैप्टर पे, पैरेलली पाइप्ड, ये जो फार्मूला है, ठीक है। और जो आखिरी 2 एक्सरसाइज हैं 7वें चैप्टर की, वो इंपॉर्टेंट है। आखिरी 2 चैप्टर की जो थ्योरीज और आखिरी 2 चैप्टर की एक्सरसाइज, वो आपने कॉन्सेप्ट के साथ करनी है यार। ये मैथ का मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा आपको मैं और नहीं बता सकता, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। तीसरे चैप्टर में से क्या आएगा, तीसरे चैप्टर में से पूछेगा मैट्रिक्स का 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स, 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट, या 3/3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, या रैंक निकालने का तरीका, या 4/4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 4/4 मैट्रिक्स या 5/5 मैट्रिक्स जब भी आएगी तो उसका डिटर्मिनेंट पूछेगा, इन्वर्स नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप यूट्यूब पर जाएं, आप देखें 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, और ट्रांसफर निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है,
4/4 मैट्रिक्स या 5/5 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है। आपने शॉर्टकट ट्रिक फाइंड करना है, आपने एक सवाल नहीं हल करना है, शॉर्टकट ट्रिक सीखिए। ठीक है, ट्रिक्स आपको आती होंगी, आपको टाइम बचेगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर आता होता है लेकिन वो कह रहे होते हैं टाइम मैनेज नहीं होता, 2.5 घंटे होते हैं कैट में और पेपर जो है वो जल्दी टाइम का पता नहीं लगता। बच्चों का 50 MCQ सॉल्व हुए होते हैं और 50 रह जाते हैं। आता होता है जब रिज़ल्ट आता है तो उनकी 50 में से 35 सही भी होते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट ट्रिक सीखी होंगी तो आप जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चंस करने की एक आपका वो बन जाएगा, स्टेमिना बन जाएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में जो है सबसे चीज़ आसान है, पहला दूसरा चैप्टर फर्स्ट ईयर का। ठीक है, और उसके अलावा और आप बेशक और कुछ ना करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी कॉन्सेप्ट के साथ आनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, उसने आपको या चेन फार्मूला दिया होगा और नीचे पूछा होगा ये क्या चीज़ है, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर है या प्रोपाइल फलाना फलाना फलाना, 4 उसने MCQ दिए होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, या उसने फार्मूला दिया होगा मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, नीचे उसने चेन बनाई होंगी। अब आपसे पूछेगा इसका करेक्ट क्या चीज़ है, फार्मूला क्या है, तो आपने चेन फार्मूला क्या है तो आपने फिर उस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इन फार्मूलाज को याद करना, अगर आपने कंसेप्ट के साथ किया हुआ है। और यूजेस, जितने भी यूजेस दिए हुए हैं, जितने भी इन चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7वें से लेकर 13वें तक जितने भी यूजेस दिए हुए हैं जिस चीज़ के, वो आपको लाजमी आना चाहिए। और पहला दूसरा चैप्टर। ठीक है, और एक और मैं आपको चीज़ गाइड करूँ, जो चैप्टर के एंड पे फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs और समरी पता है ना, एक चैप्टर की समरी है, ये हर एंड स्किल इंपॉर्टेंट है। हर अगर ट्रू फॉल्स है, अगर कोई फॉल्स है तो उसका देखें ये फॉल्स क्यों है, इसकी क्या वजह है, अगर ट्रू है ये ट्रू क्यों है, इसकी क्या वजह है। अगर कोई MCQ आता है तो इसमें से ये जवाब क्यों है और बाकी 3 जवाब क्यों नहीं है, आप पहले ये देखें। ठीक है, पहले ये चीज़ देखें ये जवाब क्यों है और बाकी ऐसे क्यों नहीं है। तो ये था यार केमिस्ट्री का। इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश का सिर्फ 10 नंबर होते हैं, उसमें सिर्फ वो कंप्रीहेंशन टाइप पैराग्राफ होता है, वो इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह GI के प्यास, उनका ये मुश्किल होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल सिंपल होता है, जिस तरह आपने कर लेंगे आराम से इंग्लिश का। बच्चों के आ जाते हैं 7-8 नंबर आराम से आ जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ ही लें और कुछ ना करें, दिन में 5-10 मिनट 15 मिनट इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लें, आपका वो पैराग्राफ हो जाएगा हल। आपको और कोई चीज़ बस आपने पढ़ना है, आपने उसमें कंप्रीहेंशन का वो सवाल भी ना देखें। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग तेज़ होगी, जब रीडिंग तेज़ होगी तो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ेगा। जब आप उर्दू पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। जब आप उर्दू में कोई चीज़ पढ़ते हैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है, जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको कम चीज़ अच्छी तरीके से समझ आती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ते रहें, ज़्यादा पढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको रवानी आ जाती है। ठीक है, तो ये था यार मेरी तरफ से ECAT के हवाले से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ECAT के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।